गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 9 नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024? कौन सी कंट्री होस्ट रहेगी इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, आपको ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, इंडिया होस्ट करेगा वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली को अगले साल, और ऐसा बताया है हमारे यूनियन कम्युनिकेशन एंड आईटी मिनिस्टर ने। कौन है? मिस्टर अश्विनी वैष्णव। ठीक है, तो खास बात इसमें क्या है कि ये जो असेंबली है ये 4 साल में एक बार होती है, और ये गवर्निंग कॉन्फ्रेंस है ITU स्टैंडर्डाइजेशन सेक्टर की, और ये वन ऑफ द 3 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस है ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एज पर द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। ठीक है, तो क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है इस इवेंट को, इसीलिए ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा, इस साल मतलब 2024 में इसको इंडिया होस्ट करेगा। कुछ कंट्रीज एक बार हम देखेंगे। विच एशियन कंट्री अनाउंस टू एग्जिट फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव? कौन सी एशिया की कंट्री है जिसने डिसाइड किया है कि वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा अब और नहीं रहेंगे और अब वो वहाँ से एग्जिट कर रहे हैं? तो हाल ही में फिलीपींस कंट्री ने अनाउंस किया कि वो एग्जिट कर रहे हैं चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, और जो फुल टर्मिनेशन है मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको अनाउंस किया गया था इन फेवर ऑफ द कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम द वेस्ट एंड जापान। तो अप टू 6 सिग्निफिकेंट चाइनीज प्रोजेक्ट्स आर नाउ अंडर रिकंसिडरेशन बिकॉज ऑफ चाइनीज डिलेज, और जो कंसर्न है ओवर लैंडिंग टर्म्स उसकी वजह से एंड ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। ठीक है, तो फिलीपींस कंट्री ने डिसाइड किया है कि वो एग्जिट करेंगे चाइना के बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव से। विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम? कौन सी कंट्री एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा इजराइल, और ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था। तो इजराइल ने अपने इस सिस्टम की हेल्प से एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट किया है, जो कि लॉन्च किया गया बाय ईरानियन प्रॉक्सीज इन येमेन, और इसी के साथ ये इनका सिग्निफिकेंट अचीवमेंट था मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। इसको डेवलप किया है इन्होंने इन कोलैबोरेशन विद द US, और इस सिस्टम की हेल्प से ये अपनी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं टू डिफेंड अगेंस्ट अ रेंज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम? आंसर है इजराइल। Archaeologists recently unearthed 2nd century Roman era site in the city of Rabat of which country? ये क्वेश्चन भी हमने कल देखा था, लेकिन हमने वहाँ पे डिटेल में बात नहीं की थी। तो मोरक्को के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने हाल ही में अनअर्थ किया है एक रोमन एरा की साइट रबात में। रबात जो है ये मोरक्को में लाई करता है, और ये माना गया कि ये जो साइट है ये 2nd सेंचुरी BC की है। इसमें जो है पोर्ट डिस्ट्रिक्ट है, बाथ है, और साथ ही एक सिमेट्री दी हुई है। ठीक है, तो जो साइट की प्रॉक्सिमिटी है टू द वाटर, इसकी वजह से ये ट्रेडिंग हब हुआ करता था फॉर द इंपोर्ट ऑफ इटालियन मार्बल एंड एक्सपोर्ट ऑफ अफ्रीकन आइवरी। ठीक है, इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे डिस्कवर किया एक वुमेन की स्टैचू, पॉसिबली ये कोई गॉडेस रही होंगी जो कि क्लोथ में ड्रेप थी, और मोरक्को को रोमन्स ने कॉन्कर किया था, लेकिन वहाँ से जाने के बाद उन्होंने अपना कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा था, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम एविडेंस हमें मिलते हैं रोमन्स के यहाँ पे, और बाद में जाके फिर अरब्स एंड इस्लाम का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें दिखता है इस रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है मोरक्को। विच कंट्री इज फंडिंग इंडियाज हंगर प्रोजेक्ट एंड प्रमोट फूड सिक्योरिटी इन उत्तराखंड? कौन सी कंट्री है जो इंडिया के हंगर प्रोजेक्ट को फंड कर रही है, और इसी के साथ ये प्रमोट कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी को इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? तो ये कंट्री है नॉर्वे। नॉर्वे इंडिया को हेल्प कर रही है इनके हंगर प्रोजेक्ट में, और साथ ही वुमेन लीडर्स को स्ट्रेंथन कर रही है नॉर्वे, जिससे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाए उत्तराखंड स्टेट में। और ड्यूरेशन इस प्रोजेक्ट का रहेगा 3 सालों तक का, और ये वर्क करेगा अंटिल सितंबर 2026। इसके लिए बजट एलोकेट किया गया 44.7 मिलियन रुपीज़। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएंगी फॉर इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड फेडरेशन, जिसमें फोकस रहेगा कि आप किस तरह से वैन पंचायत या फॉरेस्ट काउंसिल को और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्वे जो है वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया के हंगर प्रोजेक्ट को।
विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024? ये क्वेश्चन जस्ट हमने अभी देखा है, आंसर है यहाँ पे इंडिया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे। साइमा वजीद, द नेक्स्ट रीजनल डायरेक्टर फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन इज फ्रॉम विच कंट्री? साइमा वजीद जो कि नेक्स्ट रीजनल डायरेक्टर हो चुकी हैं फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, और आपको बताना है कि ये किस कंट्री को बिलोंग करती हैं। तो ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, क्योंकि ये बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्हीं की बेटी हैं साइमा वजीद, और ये नॉमिनेट हुई हैं एज द नेक्स्ट रीजनल डायरेक्टर फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन। और इन्होंने इस दौरान डिफीट किया है शंभू आचार्य को, जो कि एक पब्लिक हेल्थ वेटरन है, ये नेपाल कंट्री को बिलोंग करते हैं। एक वोट के दौरान इन्होंने इनको डिफीट किया है ड्यूरिंग द 76 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया रीजन, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, एंड सेकेंड चीज़ क्या है कि ये बेटी हैं बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ये बांग्लादेश को बिलोंग करती हैं। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। Ashok Vaswani was appointed as the new MD and CEO of which bank? अशोक वसवानी बन चुके हैं नए MD and CEO कोटक महिंद्रा बैंक के। KN शांत कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो KN शांत कुमार नए चेयरमैन बन गए हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। राहुल नवीन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? राहुल नवीन एक्टिंग डायरेक्टर बने थे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के। फिर नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के नए चेयरपर्सन नियुक्त हुए थे जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। मिशेल बुलक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ विच कंट्री सेंट्रल बैंक? मिशेल बुलक जो हैं ये फर्स्ट फीमेल हेड नियुक्त हो चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की, और ये आपका वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन बन सकता है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑब्जर्व्ड? यहाँ पे एक वर्ड रह गया, आपको बताना है कि ये जो दिन है ये कब हम सेलिब्रेट करते हैं। तो 2022 में 41st सेशन जब हो रहा था यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस का, उसमें डिसाइड हुआ था कि अब से नवंबर 3 को हम सेलिब्रेट करेंगे एज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व? ये एक तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जिसमें कि कंजर्वेशन होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, और ह्यूमन बींग्स इसके अलावा डिपेंड होते हैं इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ पे अपनी लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ के लिए। और प्रेजेंट में 738 बायोस्फीयर रिजर्व्स मौजूद हैं 134 कंट्रीज़ में, और लगभग 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं अब 3 नवंबर को, और ये इस साल हमारा ये 2nd एडिशन था, ठीक है। डेज एंड थीम्स एक बार देख लेंगे। नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड टू कमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर? नेशनल यूनिटी डे हम 31 अक्टूबर को मनाते हैं, और इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं? टू पे ट्रिब्यूट टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। When is the International Day of Care and Support observed by the United Nations? इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं 29 अक्टूबर को। Which day is celebrated to commemorate the 76th anniversary of landing of Indian forces in Kashmir? इस दिन को हम कहते हैं शौर्य दिवस, क्योंकि यही वो दिन है जब कश्मीर हमारा हो गया था। When is the World Development Information Day celebrated? इसको हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। एंड लास्ट है when is the International Day for the Eradication of Poverty celebrated? इसको हर साल हम 17 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है which Indian state bagged the Global Responsible Tourism Award 2023? इसमें से कौन सा स्टेट है जिसने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड को बैक कर लिया है? तो ये स्टेट है केरला। केरला को मिला है प्रेस्टिजियस ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023। किस लिए मिला है? इनके सस्टेनेबल एंड वुमेन इंक्लूसिव इनिशिएटिव्स के लिए, जो कि इन्होंने सक्सेसफुली प्रमोट किया है अपने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के अंतर्गत। और ये जो अवार्ड है टोटल 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, जैसे कि टैकलिंग प्लास्टिक वेस्ट, मीनिंगफुल कनेक्शन, लोकल सोर्सिंग, फिर इसके अलावा एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन और नेचर पॉजिटिव टूरिज्म, ठीक है। तो बस ये याद रखना है आपको कि केरला को इस साल का ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड मिल गया है। कुछ स्टेट्स देख लेंगे जो आजकल चर्चे में है। विच साउथ इंडियन स्टेट क्लियर्ड टू टेक अप अ कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट बेस्ड सेंसस? कास्ट बेस्ड सेंसस कराने वाला पहला साउथ इंडियन स्टेट हो चुका है आंध्र प्रदेश।
इंडियाज फर्स्ट एवर लेवेंडर फार्म इज कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? इंडिया का पहला लेवेंडर फार्म स्टैब्लिश हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। As per a recent study, which Indian state has the highest cancer incidence rate in the country? सबसे ज़्यादा कैंसर के केसेस हमें देखने को मिले हैं मिजोरम से। Indian Army's first vertical wind tunnel has been constructed in which Indian state or the Union Territory? Indian Army का पहला vertical wind tunnel जो है वो हिमाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्ट हो रहा है। जमरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट है Which is the first foreign company that has backed 100% FDI in India's defense project? इसमें से कौन सी पहली फॉरेन कंपनी है जिसने 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बैक कर लिया है इंडिया के डिफेंस प्रोजेक्ट्स के अंदर? तो ये कंट्री है साब, जो कि स्वीडन की कंपनी है, और इसी के साथ ये पहली फॉरेन कंपनी हो गई है जिसने 100% FDI इस्टेब्लिश किया इंडिया के डिफेंस प्रोजेक्ट में। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो कंपनी है ये अपनी नई फैसिलिटी सेटअप कर रही है कंट्री के अंदर, जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर करेंगे शोल्डर फायर्ड रॉकेट्स। ठीक है, और प्रेजेंट में इंडिया अलाउ करता है सिर्फ 74% FDI डिफेंस सेक्टर में अंडर द ऑटोमेटिक रूट, और उसके बाद जो क्लियरेंस है वो ऑब्टेन हो सकता है केस बाय केस बेसिस पे। ठीक है, तो साब जो है ये पहली फॉरेन कंपनी है जिसने इस्टेब्लिश किया 100% FDI इंडिया के डिफेंस प्रोजेक्ट में। साब कौन सी कंट्री की बेस्ड कंपनी है? तो आंसर है स्वीडन। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो फर्स्ट इन न्यूज़ के तौर पे सामने आई। विच इज़ द फर्स्ट पोर्ट इन द कंट्री टू हैंडल 16 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ कार्गो इन अ मंथ? पहला पोर्ट कौन सा है कंट्री का जो हैंडल कर सकता है 16 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ कार्गो एक मंथ में? तो ये है हमारा मुंद्रा पोर्ट। ठीक है, which is the first country to successfully sterilize and vaccinate its entire stray dog population? ये कंट्री थी भूटान। भूटान ने हाल ही में अनाउंस किया है कि उन्होंने अपने यहाँ पे रहने वाले सभी स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को सक्सेसफुल तरीके से वैक्सीनेट कर दिया है। The European Union and India conducted their first joint naval exercise in which place? यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के साथ मिलकर अपनी पहली ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कर ली है। कहाँ पे? तो आंसर है गल्फ ऑफ गिनिया में। What is the name of the first regional rapid transit system of India? जो पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है इंडिया का, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नामो भारत। ठीक है, और लास्ट है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडवीय इनॉग्रेटेड NIMSR विच इज़ द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ विच इंडियन स्टेट? यहाँ पे आंसर हो जाएगा नागालैंड। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाल ही में कौन से स्टेट में उसका पहला मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश हो चुका है? तो यहाँ पे आंसर है नागालैंड। ठीक है, द बिजनेस लाइन्स चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड वॉज अवॉर्डेड टू विच इंस्टीट्यूशन? ये जो पर्टिकुलर अवार्ड यहाँ पे दिया हुआ है ये किसको दिया गया इस साल, आपको ये बताना है। तो ये अवार्ड दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। किस लिए? क्योंकि पैंडेमिक में जो टर्बुलेंट पीरियड था उसको इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया, और जाहिर सी बात है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी पे। इसके अलावा जो अमूल है, याद रखिएगा, इसको आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और पावर मिनिस्टर हमारे RK सिंह ने बहुत तरीके के अवार्ड्स दिए एट द 5th एडिशन ऑफ दिस इवेंट। ठीक है, तो फिलहाल बिजनेस लाइन का जो चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो मिला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। कुछ और अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखेंगे। विच लीडर वॉज ऑनर्ड विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर? ये अवार्ड इस साल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला है। हु इज ऑनर्ड विद पेन पिंटर प्राइज 2023? इस साल ये अवार्ड दिया गया माइकल रोजन को। हु वॉज कन्फर्ड विद द पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक? ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर है ये कौन सी कंट्री देती है? तो आंसर हो जाएगा UK, और इस साल ये दिया गया मिस्टर राजिंदर सिंह दत्त को। ठीक है, इजिप्ट कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ द नाइल ऑनर टू विच पर्सनैलिटी? फिर से यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। विच कंट्री सेंट्रल बैंक गवर्नर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड? यहाँ पे कंट्री पूछ रहे हैं तो आंसर हो जाएगा इंडिया। इस साल का जो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड था वो हमारे गवर्नर शक्तिकांत दास जी को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है इंडिया। एज ऑफ 2023 विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द रेयर अर्थ? इसमें से कौन सी कंट्री है जो दुनिया की लार्जेस्ट सप्लायर है रेयर अर्थ्स के मामले में? तो ये है चाइना। चाइना कंट्री जो है ये दुनिया की लार्जेस्ट सप्लायर है ऑफ रेयर अर्थ्स, और अब ये प्रमोट कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ द रेयर अर्थ इंडस्ट्री को फॉर ओवर 60 ईयर्स। ठीक है, तो चाइना ने रेज कर दिया है अपना रेयर अर्थ मेटल प्रोडक्शन कोटा फॉर 2023
14% से इंक्रीज़ किया है अगर हम इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करें, और ये बढ़ के वैल्यू अब हो चुकी है 2,40,000 टन्स। ठीक है, एम क्या है, ताकि जो बूमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि चाइना जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट रिजर्व रखता है रेयर अर्थ्स का। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर है रेयर अर्थ के मामले में? आंसर है चाइना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एज ऑफ करके दिए होते हैं। एज ऑफ 2023 विच क्रिकेट टीम इज द मोस्ट सक्सेसफुल इन ओडीआई वर्ल्ड कप? ओडीआई वर्ल्ड कप्स में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम है ऑस्ट्रेलिया की। एज ऑफ 2023 हाउ मेनी कंट्रीज आर प्रेजेंट इन द यूरोपियन यूनियन ब्लॉक? प्रेजेंट में 27 कंट्रीज इसमें मौजूद हैं। What is the revised prize amount for Nobel Prize winners as of 2023? तो 2023 में ये वैल्यू अब बढ़ा दी गई है, और अब जो भी नोबेल प्राइज विनर्स होंगे उनको 11 मिलियन स्वेडिश क्राउन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज द टॉप प्रोक्योरर ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एज ऑफ 2023? जो जेम पोर्टल है उस पर सबसे ज़्यादा खरीदने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, Who is the oldest man to win singles clash at the US Open as of 2023? सबसे ज़्यादा सिंगल्स क्लैश US ओपन में जीतने वाले कौन हैं? ओल्डेस्ट मैन, ये हैं स्टैन वावरिंक, और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? आंसर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, What is the financial year 24 budgetary outlay for महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम? इस स्कीम के लिए फिनेंशियल ईयर 24 में बजटरी आउटले कितना तैयार किया गया है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो फिनेंस मिनिस्ट्री ने रिलीज़ कर दिए हैं 10,000 करोड़ रुपए अर्जेंट तौर पे फॉर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, और ये जो फंड्स हैं इनको रिलीज़ किया गया ताकि अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर को मीट किया जा सके अंडर द रूरल जॉब गारंटी स्कीम। और ये जो फंड्स हैं ये अवेलेबल रहेंगे अंटिल द फर्स्ट बैच ऑफ द सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर द ग्रांट इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट नेक्स्ट सेशन में। तो ये जो अनयूजुअल मूव है ये आया क्योंकि 95% ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24 बजटरी आउटले एग्जॉस्ट हो गया वेल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है उसके स्टार्ट होने के पहले भी 95% ऑफ द बजटरी आउटले वो खत्म हो चुका है। तो टोटल बजटरी आउटले था 60,000 करोड़ रुपीज़, और इसमें से 95% ऑलरेडी खत्म हो गया था। यही रीज़न है कि 10,000 करोड़ रुपए और ज़्यादा दिए गए इमरजेंसी तौर पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ आउटलेज देख लेते हैं डिफरेंट स्कीम्स के। व्हाट इज द फाइनेंशियल आउटले ऑफ ई कोर्ट्स फेज 3 स्कीम? जो ई कोर्ट का फेज 3 लॉन्च हुआ है उसके लिए कितना आउटले रखा गया? 7210 करोड़ रुपीज़। व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का जो एक्सपेंशन है उसके लिए टोटल आउटले तैयार किया गया 14,903 करोड़ रुपीज़ का। What is the proposed outlay of the विश्वकर्मा योजना स्कीम which was recently announced? यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15,000 करोड़ रुपए। What is the outlay of the भारत नेट प्रोजेक्ट? इसके लिए आउटले तैयार किया गया 1.39 लाख करोड़ रुपीज़ का। What is the outlay for the अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023? आंसर इज 50,000 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स या इनिशिएटिव्स होते हैं उनके आउटले कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको करना ज़रूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे पब्लिश्ड बाय मैकेंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एम्प्लॉय वेलबींग? इस सर्वे के मुताबिक इंडिया की रैंक क्या है एम्प्लॉय वेलबींग में? तो एज पर दिस सर्वे इंडिया सेकेंड बेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड फॉर एम्प्लॉय वेलबींग, और फर्स्ट पे कौन सी कंट्री थी? ये है टर्की, क्योंकि इनका जो स्कोर था वो 78% रहा और इंडिया की वैल्यू थी 76%। ठीक है, और थर्ड नंबर पे था इसमें चाइना। तो ये जो सर्वे है इसमें एम्प्लॉय के वेलबींग को मेज़र किया गया बाय एग्जामिनिंग फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, और जो ग्लोबल एवरेज है वो रहा 57% पे। रिसर्चर्स ने ये बताया है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी उम्र 18 से 24 साल के बीच में है और वो एम्प्लॉयज़ हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस के और नॉन मैनेजरियल प्रोफेशनल्स हैं, वो उन्होंने एग्जिबिट किया एलिवेटेड रेट्स ऑफ बर्नआउट सिम्टम। ठीक है, तो इस सर्वे के मुताबिक इंडिया की रैंक थी सेकेंड, और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री थी? आंसर है टर्की। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस देख लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज द राइस प्राइस इंडेक्स? इसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन की बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स है रोम, इटली में। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज द डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स इन इंडिया? आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको जारी करता है नीति आयोग। विच इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्स द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, आंसर इज नीति आयोग। और 2023 की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है टॉप परफॉर्मर्स कौन कौन थे, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गुजरात, ये इमर्ज हुए एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स इन द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ठीक है। विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी एज पर द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट्स ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023, इस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया की सबसे ज़्यादा लिवेबल सिटी कौन सी है, आपको ये पूछा जा रहा है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल वियना। ठीक है, आंसर इज वियना। सेकेंड पोजीशन पे था इसमें कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में लाई करती है, और थर्ड पे था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो आंसर इज वियना। लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच कंट्री वन द सुल्तान ऑफ जौहर कप टाइटल इन 2023, कौन सी कंट्री है जिसने सुल्तान ऑफ जौहर कप टाइटल जीता है 2023 में। यहाँ पे आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी ने अपना सेकेंड सुल्तान ऑफ जौहर कप ट्रॉफी जीत लिया है आफ्टर 11 ईयर्स, और इस दौरान इन्होंने बीट किया ऑस्ट्रेलिया कंट्री को इन अ शूट आउट। ठीक है, तो गोलकीपर HS मोहित ने सेव किया था ये पेनल्टी शूट आउट, और जो इंडिया की जूनियर हॉकी टीम थी उसने ब्रोंज मेडल अचीव किया। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जिसने सुल्तान ऑफ जौहर कप टाइटल जीता है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा जर्मनी। इसके अलावा हाल ही में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं, इनका नाम याद रखिएगा, ये हैं हीरालाल सामरिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एडमिनिस्टर किया है इनका ओथ ऑफ ऑफिस एट राष्ट्रपति भवन, और प्रेजेंट में ये सर्व कर रहे थे एज द इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, आंसर हो जाएगा हीरालाल सामरिया। कुछ टाइटल्स इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। विच कंट्रीज कबड्डी टीम हैज़ क्लिंच्ड द एशियन गेम्स टाइटल इन 2023, यहाँ पे आंसर है इंडिया। इंडिया की जो कबड्डी टीम है इसने क्लिंच कर लिया है एशियन गेम्स टाइटल को 2023 में। विच रेसिंग ड्राइवर वन द जापानीज ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इन 2023, आंसर इज मैक्स वर्स्टैपेन। विच कंपनी हैज़ बिन रोप्ड इन एज द टाइटल स्पॉन्सर फॉर MotoGP भारत, इसके लिए टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया इंडियन ऑयल को। विच बैडमिंटन प्लेयर हैज़ वन द चाइना ओपन टाइटल, आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क कंट्री को बिलोंग करते हैं। विच कंट्री हैज़ क्लिंच्ड द SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 टाइटल, वंस अगेन आंसर इज इंडिया। फाइन, आपको कमेंट्स में बताना है कि इंडिया ने किस कंट्री को हरा के ये टाइटल जीता है। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। आई होप कि आज आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा, और पुराना भी हमने बहुत सारा करंट अफेयर्स रिवाइज कर लिया। तो चलिए अब आपकी क्विज पे चलते हैं, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। जो आपको नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.